अभी आवाज़ आ रही है लोगों? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग सर। यस यस सर। सर। गुड इवनिंग सर। अच्छा जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। अच्छा, ये वाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ठीक है भाई। यस सर। चलो यार, पिछली बार हमने वो क्या पढ़ लिया था, रोटेटिंग रॉड पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ लिया था ना हमने। यस सर। क्वेश्चन दिया था। सेल्फ इंडक्शन पढ़ते हैं आज तक। सर आपने क्वेश्चन भी दिया था। कर लिया वो? यस सर। क्या आंसर आया? सर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टर्मिनल वेलोसिटी हम्म, ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी। अल्फा। टर्मिनल वेलोसिटी है मेरी mg साइन थीटा आर अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस थीटा। बिल्कुल सही है ना? बस ये देख लेना कि जो हमने क्लास में सॉल्व किया था ना, उसमें हमने बी लिया था परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसलिए पूरा पूरा बी आया था। इसमें बी वर्टिकल है तो उसका तो कंपोनेंट उसका आएगा। हाँ कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट आ जाएगा ना, बस यही चेंज है, बाकी तो सब सेम है। ठीक है, चलो ये सेल्फ इंडक्शन क्या होता है एक बार इसको समझते हैं ना। तो इसको इस तरीके से देखते हैं, लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर हम एक बैटरी लेते हैं, एक स्विच लेते हैं और एक बल्ब लगा देते हैं। हाँ गुड इवनिंग भाई। तो एक बल्ब लगा देते हैं यहाँ पे, लेट से ऐसे बल्ब लगा दिया हमने, ये बल्ब हो गया। ठीक है जी, इसी के साथ में हम एक और दूसरा सर्किट ले लेते हैं। इसमें हम वायर को इस तरीके से कॉइल कर देते हैं और फिर साथ में इसमें बल्ब लगा देते हैं, ये बल्ब लग गया हमारा। बाकी वही स्विच है, वही बैटरी है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। दोनों केस में जब स्विच को क्लोज करते हैं, यानी यहाँ से स्विच क्लोज करेंगे हम, तो दोनों में बहुत अलग अलग बात देखी गई। यहाँ क्या देखा गया? यहाँ देखा गया कि ये वाला बल्ब जो है, इसको लिख देते हैं लाइट्स अप इंस्टेंटली, एकदम से जल जाता है ये वाला बल्ब जो है, ये एकदम से ग्लो करना शुरू हो जाता है। इस वाले बल्ब में क्या देखा गया, जब स्विच क्लोज किया तो ये हुआ इट लाइट्स अप। सर कल आपने क्वेश्चन दिया था। यहाँ वो क्वेश्चन अभी आंसर किसी ने बताया था मुझे, है ना, उनका आंसर ठीक है, तो एक बार क्लास के एंड में फिर डिस्कस कर लेंगे उस पर, है ना। इसको ग्रेजुअली लिख देते हैं, ग्रेजुअली। ये नोट कर लो एक बार, और ऐसा क्यों हुआ इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो कुछ कुछ हमें समझ में आ जाना चाहिए इससे, है ना। तो ये दो सिनेरियो एक बार अच्छे से समझना, देखो ना इसमें क्या हो रहा है। मेरे एयरफोन्स दे। एक में हमने बल्ब के साथ स्ट्रेट वायर लगाया है, कोई कॉइल नहीं है उसमें, है ना। ऐसे ही। एक में हमने बल्ब के साथ में सेम कॉइल्ड मटेरियल। वायर लगाया है, ठीक है। कॉइल कंडक्टिंग वायर जैसे सेम मटेरियल की है। हाँ नहीं एग्जैक्टली वायर ही वही है, वायर को हमने कॉइल कर दिया। एक तो होता है ना, एक वायर हमने स्ट्रेट छोड़ा, एक वायर को हमने ऐसे कॉइल करके लगा दिया, वही वायर है। नाउ इट इज इन द कॉइल्ड फॉर्म, है ना। कॉइलिंग करने से क्या हुआ कि जो बल्ब है वो एक तो हमारा बल्ब ऐसे जल रहा था, देखो ये ऐसे जल गया ये, और एक होता धीरे 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 करके उसका ग्लो जो है बढ़ रहा है। तो कॉइल वाले केस में ग्लो धीरे बढ़ा और स्ट्रेट केस में ग्लो जो है इंस्टेंटली बढ़ गया, एकदम से, है ना, रोशनी हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको हम सेल्फ इंडक्शन से समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आप ये सोचो कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसको हम एक सिंगल टर्न की कॉइल बना देते हैं, लेट से इस तरह की एक कॉइल कर देते हैं, यानी करंट ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे होते हुए ऐसे वापस निकल जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसको आगे मान लो किसी बल्ब से कनेक्ट कर देंगे ना। तो देखा क्या गया कि अगर हम स्विच क्लोज करते हैं तो इस करंट की वजह से एक डॉट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी यहाँ पे कि नहीं, सोच लो। यस सर। है ना। अच्छा, करंट जब इंक्रीज करेगा
तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ इंक्रीज करेगी, यस सर। करेगी, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, यस सर। फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। यस सर। सर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो अपना रीजन बिहाइंड इंडक्शन है उसको अपोज करेगा, यस सर। ठीक है ना। तो बस यही रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर किसी वायर को हम कॉइल कर देते हैं तो वो अपने अंदर होने वाले करंट के चेंज को अपोज करने लगता है, बिकॉज उसके थ्रू जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये बात ठीक है ना। तो इसको एक डेफिनेशन में लिख लेते हैं, है ना, और फिर हम सेल्फ इंडक्शन को फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है इसको लिखते हैं। सेल्फ इंडक्शन को हम कैपिटल फिर से एल बता से दो। डिनोट करते हैं ना। चलो सेल्फ इंडक्शन को, है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार इस डेफिनेशन को लिख लो, है ना, इसको लिखते हैं, लिखो। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एक कंडक्टर और a coil, the property by virtue of which a conductor or a coil opposes any change in the current through itself, is known as self-induction. ठीक है ना। अब इसको समझ लेते हैं। अगर आप किसी भी कंडक्टर, यानी कि देखो, लोग तो ये भी कहते हैं कि जो स्ट्रेट वायर भी होता है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत सेल्फ इंडक्शन होता है, ठीक है ना, लेकिन वो बढ़ा सकते हैं क्या करके, इस वायर को कॉइल बना के, ठीक है ना। तो अगर किसी कंडक्टर या कॉइल से करंट पास हो रहा हो और वो करंट किसी रीजन से क्या होने लगे, चेंज होने लगे, ठीक है ना, द वर्ड इज चेंज होने लगे, तो इस चेंज को वो कंडक्टर या कॉइल क्या करेगी, अपोज करेगी, है ना। यानी अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने को अपोज करेगी, कम हो रहा है तो कम होने को अपोज करेगी, ठीक है। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो कॉइल ऐसा कर रही है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। एक तो वर्ड है यहाँ पे इंडक्शन, ठीक है ना, कि चेंज को अपोज करना, और सेल्फ इंडक्शन क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, खुद में हो रहा है, इसलिए दैट इज द वर्ड इज सेल्फ इंडक्शन, ठीक है ना। इस बात को समझें। तो सेल्फ इंडक्शन डेफिनेशन क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब हम यहाँ पे लिखते हैं लॉ ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या लॉ फॉलो करता है वो समझते हैं। तो लॉ ऑफ सेल्फ इंडक्शन, है ना। अच्छा, इसका एक बहुत ही, अगर हम क्रूड एनालॉजी लें तो हम ये कह सकते हैं, मतलब रफली अगर इसको कंपेयर करना चाहें तो हम इनर्शिया से कंपेयर कर सकते हैं। आप सबने इनर्शिया पढ़ा है क्लास 11th में ना। इनर्शिया इज द Yes. प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी क्या करती है, किसी भी फोर्स को अपोज करके अपने Poses a स्टेट motion. हाँ, Retains its इट motion. अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, है ना। अगर कोई बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को अपोज करे तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से अपोज कर रही है उसे इनर्शिया कहते हैं। और वो इनर्शिया जो है एक्चुअली उसके मास की फॉर्म में मेजर किया जाता है। हैवियर द बॉडी लार्जर इज इट्स इनर्शिया। ये बात सबको क्लियर है ना? ठीक है। यस सर। तो लॉ ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है, लिखते हैं इस बात को, कि फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इट कैरीज, है ना। चाहो तो इसको स्टेटमेंट भी लिख लेना, फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इट कैरीज। ध्यान रखना ये फ्लक्स किसके थ्रू पास हो रहा है, खुद से, सेल्फ। ये करंट कौन कैरी कर रहा है, खुद, सेल्फ। इसीलिए यहाँ पे सब कुछ सेल्फ इंडक्शन की टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इट कैरीज, phi proportional to I। बात आ रही है समझ में? अब हम लिखते हैं phi इक्वल टू, जब हम यहाँ इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो ये बन जाएगा Li।
तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने यहाँ पे यूज किया है, इसी को हम कहते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, है ना। इसको चलते फिरती भाषा में हम लोग सिर्फ सेल्फ इंडक्शन कह देते हैं, वैसे प्रॉपरली ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये जो L है इसकी एक यूनिट होती है, यूनिट इसकी क्या है, हेनरी। अभी हेनरी को हम डिफाइन करेंगे, 1 हेनरी कितना होता है, बट फिलहाल इसकी यूनिट हेनरी है, इसको कैपिटल H से डिनोट करते हैं ना, यहाँ तक लिख लो। करते हो पोज कैसे करता है? अपोज करेगा, अभी रुक जाओ, अभी करेगा। देखो अपोज करना तो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इस बात को समझो, ठीक है ना। किसी भी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज होगा तो बाय द वर्च्यू ऑफ इंडक्शन वो अपोज करेगा, ये बात तो पक्की है ना, यस सर। है ना, जो हमने अभी तक इस चैप्टर में डिस्कस किया है। अब इंडक्शन के दो रीजन हो सकते हैं, एक होता है सेल्फ, एक होता है म्यूचुअल। सेल्फ का मतलब ये हुआ खुद का करंट अगर चेंज करे तो उससे खुद को दिक्कत हो, ये बात ठीक है। जब आगे चल के हम म्यूचुअल पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि करंट तो है किसी और का, चेंज भी हो रहा है उसी में, लेकिन दिक्कत किसको हो रही है, दूसरे को, ये बात ठीक है ना। तो वहाँ हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे, उस पर आते हैं अभी धीरे धीरे ना। तो सेल्फ इंडक्शन पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अभी लेने हैं हमें, तो वो हम लेते हैं। अभी फिलहाल ये लिखा हमने। अच्छा, अब हमने लिखा है फाई इक्वल टू एल आई। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ तो डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बता सकते हो डी फाई बाई डी टी है क्या, क्वांटिटी क्या है ये? Magnetic field. नहीं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, हम ऐसा कह सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या है ये, मैग्नीट्यूड। टेक्निकली माइनस डी फाई बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था ना, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। मैं यहाँ पे भी एक मॉड लगा देता हूँ। मैंने डी आई बाई डी टी में मॉड क्यों लगाया, करंट में भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, हम एक्चुअल प्लस माइनस की बात या बढ़ना या घटने की बात नहीं कर रहे हैं। यानी एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, मान लो हमारा करंट 1 एम्पियर पर सेकंड पे बढ़े चाहे 1 एम्पियर पर सेकंड पे कम हो, ठीक है ना। दोनों केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इन अ सर्टेन कॉइल, वो क्या आएगा, Same. सेम मैग्नीट्यूड का आएगा, ये बात ठीक है ना। उसका कॉन्सेप्ट आगे पीछे किधर होगा, है ना, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, इस बात को अभी के लिए समझो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये वाला जो हमें आगे तक यूज करना है। मॉड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एल डी आई बाई डी टी। देखो यहाँ पे लिख लिया सबने? यस सर। अच्छा, अब इसमें एक काम करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, हेनरी को डिफाइन कर लेते हैं। तो लिखो डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी, है ना। 1 हेनरी को कैसे डिफाइन करते हैं वो देख लेते हैं। तो लिख लो इसको, स्टेटमेंट में लिख लो, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल is said to be, the self inductance of a coil is said to be 1 Henry. The self inductance of a coil is said to be 1 Henry if an induced EMF of 1 volt appears, an induced EMF of 1 volt appears when the current changes at the rate of, guess कर सकते हो कितना एम्पियर पर सेकेंड? 1 एम्पियर, ठीक है ना सर, 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम ऐसे कह देते हैं 1 हेनरी इज 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो हम इसको वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ठीक है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हेनरी को। किसी ने बीच में कुछ पूछा था, एक बार पूछ लो मुझसे, कुछ पूछ रहे थे अभी? नहीं, चलो
तो ये डेफिनेशन याद रख लोगे, अगर कभी एक मार्क के लिए आ जाए स्कूल में तो लिख लोगे। यस सर। ठीक है ना, बस इतना ही इसका काम है। अच्छा, यहाँ पे ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इसको कहते हैं बैक ईएमएफ, है ना, बैक ईएमएफ। अच्छा, कहीं पे लिखा दिखे बैक ईएमएफ तो अब हम समझ जाएंगे कि अगर किसी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो जो अपने सेल्फ इंडक्शन की वजह से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं ना। और नाम से भी क्लियर हो जाएगा, बैक का मतलब क्या है, ये रिस्पॉन्ड कर रहा है किसी चीज को। ये किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, करंट के चेंज को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो कहीं भी ये बैक ईएमएफ लिखा हुआ दिखे तो हम समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है, द क्या लिखेंगे, बोलो, द EMF induced in a coil due to its self inductance, ठीक है ना। एक कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से इंड्यूस होने वाले EMF को हम क्या कहते हैं, बैक EMF कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई बैक EMF किसे कहते हैं कि। अच्छा, अब लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी पता कैसे करें किसी की सेल्फ इंडक्टेंस है कितनी। लिखो सर डिटर्मिनेशन। बैक ईएमएफ दोबारा बताना। देखो यार, ये बैक ईएमएफ तो वही है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना। जैसे अगर एक कॉइल है, मान लो हमारे पास ये कॉइल है ना, इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। अब इस कॉइल में करंट की वजह से कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट। यस इसी सर। वजह से ये करंट टाइम के साथ बढ़ने लगे। अगर करंट बढ़ेगा तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कैसा आना चाहिए, मुझे बता सकते हो, क्लॉकवाइज करंट लाने वाला या एंटी क्लॉकवाइज करंट लाने वाला इस सिचुएशन में। सर एंटी क्लॉकवाइज। नहीं बेटा, क्लॉकवाइज आएगा ना। देखो, एंटी क्लॉकवाइज तो ऑलरेडी है, वो बढ़ रहा है। हाँ सर। बढ़ने को अपोज करने के लिए खुद का तो क्लॉकवाइज आना चाहिए ना। तो उस केस में हम कहेंगे कि इसमें इस तरह की एक बैटरी लगा दो आप ऐसी। भाई ये बैटरी जो है किधर करंट फ्लो कराना चाहती है, ऐसे ना, ऐसे ना। यस सर। इस बैटरी के ईएमएफ को हम कौन सा ईएमएफ कह रहे हैं, ओके सर। बैक ईएमएफ कह रहे हैं, ठीक है ना। यानी इसका काम क्या है, इसका काम है जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज को अपोज करना, ठीक है ना। ये बात समझ गए। यस सर। और विल द चेंजिंग करंट क्रिएट एन ऑपोजिट करंट इन द सेम लूप, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो सिर्फ चेंज को अपोज करेगा, ये बात समझना, ठीक है ना। देखो ऐसे समझना, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि ऑलरेडी करंट हमारा जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो क्या ऐसा होगा अब हमारे पास दो करंट है, एक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और एक बैक ईएमएफ पे ऐसा कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लेते हैं कि अगर हम बैक ईएमएफ वो तो नहीं, सर नेट करंट हो जाएगा ना फिर बाद में। एग्जैक्टली है ना, करंट तो हमेशा नेट रहेगा। तो पॉइंट क्या है कि करंट अगर बिना बैक ईएमएफ के आता तो एक सर्टेन रेट पे इंक्रीज करता। अब बैक ईएमएफ के साथ आएगा तो ये रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा आएगा या कम आएगा, कम आएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो बैक ईएमएफ कभी भी उल्टा करंट फ्लो नहीं कराएगा, वो क्या करेगा, जो भी चेंज आ रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना। इसी में मैं एक सेम एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। मान लो करंट अभी हमारा ऐसे ही होता, टाइम के साथ ड्रॉप होने लगता, बताओ बैक ईएमएफ कैसा आता। एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। यही बैटरी में उल्टी लगा देता हूँ इस बार, ये बैटरी ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है ना। Clockwise. इसका मतलब हुआ कि इस बैक ईएमएफ की वजह से जो ये करंट के गिरने का रेट है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। यानी विदाउट बैक ईएमएफ वो तेजी से गिरता करंट, गिरेगा तो अभी भी, है ना, लेकिन विद द इफेक्ट ऑफ बैक ईएमएफ उसका गिरने का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यानी अपनी तरफ से बैक ईएमएफ क्या कर रहा है, बात समझना, वो चेंज को अपोज करने की कोशिश कर रहा है। व्हाटएवर द चेंज में बी, चेंज अगर बढ़ने वाला है तो वो बढ़ने को अपोज करेगा, चेंज का मतलब करंट कम हो रहा है तो वो कम होने को अपोज करेगा। क्लियर है ये बात, बिल्कुल, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक सिंगल लूप में दो तरह के करंट एक साथ फ्लो कर रहे हो, नहीं, ठीक है ना। हम ओवरऑल इफेक्ट जो आ रहा है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ बैक ईएमएफ वो देख रहे हैं, है ना। हम लिखा डिटर्मिनेशन ऑफ एल, सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल का कैसे बताएं। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहला स्टेप है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फ्लक्स। सर डिटर्मिनेशन ऑफ एल के नीचे लिखना है ये। हाँ, ये इसमें लिखना है ना, वो तो हमने एग्जांपल लिए थे, वो तो है ना, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल। लिख लो एक बार, फिर इसको समझते हैं। तो पहला स्टेप क्या करना है, हमें किसी भी कॉइल जिसके थ्रू हम एल बताना चाहते हैं, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस बताना चाहते हैं, उसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स लिख लें। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया एक
वेरी स्मॉल सर्कुलर कॉइल, है ना। अब ध्यान रखना हमने ये सर्कुलर कॉइल वेरी स्मॉल क्यों ली है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते चलना। अच्छा, अब मैं इसमें फ्लक्स लिखता हूँ। अच्छा, फ्लक्स कितना, तो ये हुआ b टाइम्स a। अच्छा, सर b थोड़ा ऊपर कितना, कर दो। थोड़ा ऊपर करूँ, अब दिख रहा है भाई। अरे सर मतलब कि ऊपर का देखना था। अच्छा ऊपर हो, अच्छा ठीक है। तो ये दिख रहा है और ऊपर, यस सर, बस सर ये देखना। बस यही वाला है। अच्छा ठीक है, चलें वापस नीचे। यस सर। ओके जी, तो हमने लिखा फाई इक्वल टू बी डॉट ए। अब बी हमने लिखा देखो म्यू नॉट आई बाय 2r। ए हमने लिखा पाई आर स्क्वायर। इसको लिखो, फिर मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट समझाता हूँ क्यों हमने कॉइल को वेरी स्मॉल कॉइल कहा है। लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना कि हमने जो ये एक्सप्रेशन लिखा है मैग्नेटिक फील्ड का, ये तो कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। यस सर। अगर कॉइल बहुत बड़ी होगी तो क्या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होगा यहाँ पे? नहीं सर, चेंज नहीं नो होगा। सर। तो दैट्स व्हाई हमने कॉइल को क्या माना है, वेरी स्मॉल कॉइल माना है, ठीक है ना। ओके सर। अच्छा, मान लो हमारी कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो मैं यहाँ पे n से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा फ्लक्स लिखते वक्त। अच्छा, अब ये जो n से मल्टीप्लाई करूंगा ये दोनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए, n यहाँ भी और n यहाँ भी, या सिर्फ एक जगह होना चाहिए? एक जगह। सिर्फ अच्छा, एक जगह। यार देखो एक एक बात जगह समझो, सर। जो जो मैग्नेटिक फील्ड है सर दो वो जगह। हाँ, वो मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी n कॉइल्स की वजह से होगी कि नहीं होगी? यस सर। ठीक है, यस सर। वो सारे के सारे एरिया से पास हो रही है उतनी बार, यस सर। यस सर। दोनों जगह आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। पक्की बात, ठीक है। ये देख लेना अच्छे से ना, ये बात समझ एक्सक्यूज लेना। मी सर, हाँ जी, हाँ जी। सर वो एग्जांपल वाला लाइन दिखा दीजिए दिखने का। एग्जाम्पल वाली लाइन ये देखो, हमने एक सर्कुलर कॉइल बनाई है और इसके सामने लिखा है वेरी स्मॉल सर्कुलर कॉइल, समझ गए? अच्छा, यहाँ दो बार n क्यों आया, ये बात सबको क्लियर है अब? यस सर। ठीक है ना, ये देख लेना यस सर। कि भाई अगर हमारे पास एक टर्न है तो वो फ्लक्स एक बार पास कराएगी, दो टर्न है तो दो बार पास कराएगी, है ना। तो इस तरह से n टर्न्स होंगी तो n बार तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और n ही बार वो मैग्नेटिक फील्ड n एरिया से पास होंगी, है ना। एनीवे, तो ये तो हो गया हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला। तो जो सेकंड सर स्टेप वेरी है, स्मॉल का सिग्निफिकेंस दोबारा बताना। वेरी स्मॉल का सिग्निफिकेंस बेटा ये है कि अगर हमारे पास कॉइल बहुत बड़ी होगी ना, तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है म्यू नॉट आई बाय 2r, ये तो सिर्फ सेंटर के आसपास ही वैलिड होता है ना। ओके बड़ी सर। बड़ी कॉइल में तो फिर हम ये तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे यहाँ वाला फ्लक्स। आपने कभी किसी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी, वो ऐसे जो होती थी, वो बटरफ्लाई शेप में जो बनती थी ऐसे, यस सर। है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे कॉइल बड़ी होती जाएगी, ये जो डिविएशन आ रहा है लाइंस में ना, ऐसे जो ये लाइंस डिविएट हो रही हैं, ये ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप छोटी कॉइल लोगे तो बिल्कुल आपके पास सारी लाइंस जो होंगी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस की तरह ऐसे जा रही होंगी बाहर, तब आप फ्लक्स को कांस्टेंट कह सकते हो। लेकिन कॉइल बहुत बड़ी होगी तो फिर आप ये बात नहीं कह पाओगे। तो लार्ज कॉइल में निकालेंगे कैसे? लार्ज कॉइल में ये ऐसे तो नहीं निकालेंगे, बस ये समझ लो, है ना। ओके सर। ठीक है ना, तो ये समझ लेना कि भाई देखो हम तो जो सिंपलेस्ट काम है वो कर रहे हैं, और बाकी काम हमने हायर मैथमेटिक्स पे छोड़ रखा है जो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। सही बात। चलो, यस सर। अब देखो सेकंड स्टेप जो है हमारा वो क्या है कि एक बार हमने फ्लक्स लिख दिया तो लिखते हैं इन द एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स, इन द एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स L is the coefficient of I, है ना। जो भी I का कोएफिशिएंट है एक्सप्रेशन ऑफ फ्लक्स में, वही क्या है, L है। तो इस एग्जांपल के हिसाब से देखें तो हमारा L कितना बनना चाहिए, म्यू नॉट n स्क्वायर, बोलते जाओ, पाई आर बाय 2। पाई r बाय 2, बिल्कुल सही।
लिख लो इसको। सर अगर ऐसा हो जाए कि हम रेडियस भी चेंज कर रहे हैं तो फिर एल कांस्टेंट थोड़ी ना रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन रेडियस क्यों चेंज करेंगे हम? सर बस पूछ रहा हूँ कि कांस्टेंट नहीं रहेगा ना फिर। यार बहुत कुछ कर सकते हैं फिर तो ना, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो यार। देखो ऐसा ना कि हम जो इंडक्टेंस की बात करें वो एक गिवन कॉइल के लिए है। अगर वो कॉइल का रेडियस ही चेंज होने लग जाए टाइम के साथ तो वो गिवन कॉइल कहाँ रही? वो तो फिर वेरिएबल हो जाएगा ना एल उसका, यस सर। हर वक्त चेंज करेगा फिर वो ना, ठीक है ना। ओके सर। है ना, अभी तो हम बहुत सिंपल सी बात करें, हम तो ये कह रहे हैं कॉइल है जिसकी ज्योमेट्री फिक्स्ड है, फिक्स ज्योमेट्री की कॉइल है और उसका इतना सेल्फ इंडक्टेंस है ना। यहाँ पे एक चीज देखना कि सेल्फ इंडक्टेंस में ये म्यू नॉट छोड़ दो, है ना, तो बाकी सब कुछ ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स है, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, रेडियस कितना है, ये सारी चीजें है ना, तो वो ज्योमेट्री को हम फिक्स रख रहे हैं। अच्छा, अब इसी बेसिस पे एक काम कर लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पढ़ा था भाई सब लोगों ने? सोलेनॉइड सबने पढ़ा है? यस सर। अच्छा, यस सर। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड फाइंड कर रहे हैं हम। देखो पहले सोलेनॉइड को ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरह का ही होता है सोलेनॉइड, है ना। अब मुझे बताओ, अच्छा इसमें ये देख लेना सोलेनॉइड में कंडीशन हम क्या डाल रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं लॉन्ग सोलेनॉइड। अच्छा, अब लॉन्ग सोलेनॉइड होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो इसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस होता है वो इसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है ना। तो ऐसा अगर है तो हम इसको क्या कह पाएंगे, लॉन्ग सोलेनॉइड कह पाएंगे। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में आप अगर फ्लक्स लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता दो सोलेनॉइड के क्या होता है? म्यू नॉट स्मॉल एन आई। म्यू नॉट एन आई होता है, बिल्कुल सही है, ये सही है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि फ्लक्स आ जाए मेरे पास? एन इसको पाई आर स्क्वायर। ये दो, हमने लिखा है एन एल इंटू पाई आर स्क्वायर। एन एल क्यों लिखा ये सोच लो एक बार, यस सर समझ गया। ठीक है ना। जो छोटा एन होता है वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। तो ऐसे कितने टोटल टर्न्स है हमारे पास? एन एल, है ना। तो जो फ्लक्स पास हो रहा है वो इतनी बार पाई आर स्क्वायर एरिया से पास हो रहा है। तो फ्लक्स हो गया हमारे पास म्यू नॉट एन आई एन एल पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वही काम करते हैं, देखो आई का कोएफिशिएंट अलग कर देते हैं। तो एल हमारा क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर पाई एल, ठीक है ना। नोट कर लो इसको एक बार, म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर पाई एल। कर लिया, नोट कर लिया। अगर ये नोट कर लिया है तो यहाँ पे ये लिखना है नोट दैट कैपिटल एल इज प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मीनिंग क्या हुआ? Inductance proportional to इंडक्टेंस length. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, एज लॉन्ग एज एन इज केप्ट कांस्टेंट, एन इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अगर आप देखो आपके पास एक इंडक्टर है ऐसे, आप उसे बीच से कट कर देते हो दो इक्वल पार्ट्स में, लेकिन कट करने पे आपने एन नहीं चेंज किया, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कर, जो कॉइल की डेंसिटी है वो तो उतनी की उतनी है। तो इसमें इधर भी L/2 हो जाएगा, इधर भी L/2 हो जाएगा। ये बात समझ सकते हैं इससे, यस सर। है ना। ये अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना, कि हम इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ तभी कह सकते हैं सोलेनॉइड में जब तक हम उसका क्या चेंज ना करें, Or नंबर length. ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ या टर्न डेंसिटी जो है वो चेंज ना करें, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रख लेंगे। चलो ये हमने लिख लिया। अब एक काम करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। लिखो, इंडक्टर किसे कहते हैं? एनीथिंग विच हैज इंडक्टेंस, है ना, इसको ऐसे कह देते हैं, एनीथिंग विच हैज इंडक्टेंस, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, इंडक्टर कहेंगे। अच्छा, आप सर्किट्स में कैपेसिटर और रेजिस्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो,
यस सर। है ना। तो अब एक नया सर्किट एलिमेंट हमने इसमें ऐड कर दिया है जिसको हम आज से क्या कहेंगे, इंडक्टर। इंडक्टर, है ना। इंडक्टर। तो जो इंडक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इंडक्टर हो गया और इसके साथ एल लिख देंगे ऐसे, है ना। तो ये हमारा इंडक्टर होगा जो सर्किट में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना। अब इंडक्टर इन अ सर्किट, इंडक्टर इन ए सर्किट। देखो हमने जब ये डिस्कशन शुरू किया था आज की क्लास का, तो हम ये तो समझ ही गए थे कि जब भी किसी कॉइल में इंडक्टेंस होता है तो उसमें करंट का चेंज, चाहे वो ग्रोथ हो या डीके हो, वो उस तरह से नहीं होता जैसा किसमें होता है, एक स्ट्रेट वायर में होता है। ये बात तो ठीक है ना। तो अब हम इसको समझते हैं कि ये सर्किट में काम कैसे करेगा, मतलब ऑपरेट कैसे करेगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ लिख लेते हैं जो हमें आगे काम आएगी, वो है अप्लाइंग Kirchhoff's loop law to a circuit containing an inductor, ये कैसे करेंगे इसको समझते हैं। यहाँ पे इसको लिखो, ये कैसे करना है ये सीख लेते हैं। किर्चॉफ लूप लॉ सबको याद है? यस सर। ठीक है। अच्छा, मुझे किर्चॉफ लूप लॉ में, है ना, एक बार ये याद दिला दो कि जैसे शुभम सर ने पढ़ाया था ना आपको किर्चॉफ लूप लॉ। यस यस सर। सर। अच्छा, तो अभी मान लो एक लूप में आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे, तो आप लूप में जाते हुए प्लस ई लिखते थे या माइनस ई लिखते थे? नेगेटिव। माइनस। माइनस ई। ठीक है ना। अच्छा, अगर आप हायर से लोअर। मेरी बात सुन लो बेटा, है ना, अगर आप एक करंट आई है, यहाँ आर है, और ऐसे जा रहे हो, तो अब क्या लिखते थे इसमें? माइनस माइनस आई आर। माइनस आई आर लिखते थे, सही बात है एकदम। और कैपेसिटर है, ये प्लस है, ये माइनस है, आप लूप में ऐसे जा रहे हो, तो क्या लिखते थे आप? माइनस क्यू बाई सी। माइनस क्यू बाई सी। माइनस क्यू बाई सही सी। बात है ना, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान रखना कि देखो जो शुभम सर ने आपको ये वाले कन्वेंशन बताया ना, मैं एग्जैक्टली इसका उल्टा लेके सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। एग्जैक्टली कहा है मैंने, है ना, ये बात समझना, ठीक है ना। तो मैं जो भी आपको बताऊंगा, आप चाहो तो उसका एग्जैक्टली उल्टा अगर इन्हीं में अप्लाई कर दो तो आपका काम चल जाएगा। जो हमने, जो यहाँ तक आप यूज करते आए हो ना, तो मैं जो भी आपको कहूँगा, आप अगर उसका एग्जैक्टली उल्टा लिखोगे तो आपका काम चलेगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या बता रहा हूँ वो देख लेते हैं ना। तो लिखते हैं, लिखो, लिख लो। when going in a closed loop, in a loop, if an inductor is encountered मारा जाए in the direction of current, the potential drop is written as लिखेंगे L di/dt। इसको एज इट इज लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। लेकिन ध्यान रखना कि ये मैं अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, तो आपके हिसाब से पहली बात तो आप ये पोटेंशियल ड्रॉप वर्ड नहीं लिखोगे, आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे। दूसरी बात, आप यहाँ माइनस LDI/dt लगाओगे, ठीक है ना। तो आप एग्जैक्टली वही वाले कन्वेंशन यूज करोगे जो अभी तक यूज करते आए हो, ठीक है ना, मेरे वाला नहीं यूज करोगे आप। ठीक है, ये लिख लो, मुझे बताओ कि लिख लिया है? डन, ठीक है। तो अब देखो जो मैं एल डी आई बाई डी टी लिखा है। LDI/dt लिखा बेटा, LDI/dt देखो, दिख रहा सबको? ठीक है। तो अब जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि मान लो आप एक सर्किट में लूप में चल रहे हैं और आपको रास्ते में एक इंडक्टर लगा हुआ दिखे जहाँ पे करंट का एरो ऐसे लगा हुआ है और आप लूप में ऐसे जा रहे हैं, तो आप क्या लिख कर जाएंगे? मेरे अकॉर्डिंग आप लिख के जाओगे LDI/dt। लेकिन आप जो अभी तक यूज करते आओ उसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे?
नेगेटिव माइनस Minus LDI/dt। LDI/dt। ये याद रखना है इस बात को, ठीक है ना? ठीक है, मैं तो अपना कन्वेंशन ही लिखवाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी ध्यान रखना आप अभी तक जो, इसलिए मैंने आपसे पहले वो क्लियर कर लिया आपने क्या लिखा है अभी तक, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे माइनस LDI/dt। क्लियर एकदम सबको? यस सर। ठीक यस है ना? सर। चलो, अब ये हम सर्किट को सॉल्व करने सर में लेकिन काम ऐसा लेंगे। क्यों? क्या बेटा? ऐसा क्यों? अच्छा, ये तो बहुत सिंपल है यार। देखो, अगर एक इंडक्टर में करंट चेंज कर रहा है di/dt रेट पे, तो जो बैक ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना जनरेट होगा? सर LDI/dt। LDI/dt। इसका मतलब सोचो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? LDI/dt। यस सर। ठीक है, बस अब पॉइंट सिर्फ इतना रह जाता है कि ये LDI/dt जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हम अलग से सीख लेंगे, तो फिर इसकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, प्लस कब लिखना है माइनस कब लिखना है। ठीक है ना? लेकिन मैं ओके कह रहा सर। हूँ जहां पे आप वेरिएबल की तरह लिखोगे, जहां आप नंबर लिखोगे ना 5 वोल्ट 6 वोल्ट, वहां तो आपको प्लस माइनस लिखना मैं सिखा दूंगा, लेकिन जहां पे आपको वेरिएबल की तरह लिखना होगा, LDI/dt को LDI/dt लिखना होगा, वहां पे कौन सा कन्वेंशन आप यूज करोगे जो अभी तक यूज करते आए हो, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने बताया है उसके हिसाब से करंट के एरो के डायरेक्शन में चलो। आप देखो एरो के डायरेक्शन में, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? LDI/dt। माइनस LDI, माइनस LDI/dt। क्योंकि आप तो अभी तक वो लिखते आए हो ना जो आपने मुझे अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो लिस्ट बनवा के ना। पक्की बात? यस सर यस सर। वो सर। मैं ठीक है ना? याद करने के लिए कहा था कि अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा तो माइनस अभी तो हमें पता लगा ही नहीं है दें। ना बेटा, हायर लोअर तो तब पता होगा जब हमें ये पता होगा कि करंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सही बात है ना? तो यस अगर सर। हमें जनरल लिखना होगा LDI/dt, तो ये वाला रूल फॉलो करेंगे यार, है ना? यस सर। ठीक है ना? अच्छा, जहां हमें पता लग जाए कि 5 वोल्ट लिखना है कि 6 वोल्ट लिखना है, वहां हम काम आराम से कर लेंगे। वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है ना? तो अभी एक सिचुएशन देखते हैं। देखो, एक इंडक्टर है, लेट्स से मैं इसको लिख देता हूँ, ये है 5 मिली हेनरी का, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और लिखा हुआ है यहाँ पे द करंट इज इंक्रीजिंग। ये एरो समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। यस 10 सर। to the power 3 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है ना? यहाँ तक नोट कर लो। अब मैं जो सिखा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सीखना है। करंट इज इंक्रीजिंग एट 10 to the power 3 एम्पियर पर सेकेंड। नोट कर लो एक बार अच्छे से सब लोग। सर एक क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि LDI/dt को किस तरीके से यूज करना है ना? यहाँ पे सब कुछ नंबर में आने वाला है, 5 वोल्ट 6 वोल्ट इस टाइप से आने वाला है, तो वहां इसको कैसे यूज करना है ये मैं सिखा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल देखे, है ना? कोई क्वेश्चन नहीं है ना? क्वेश्चन अभी दूंगा मैं आपको इसके बाद, है ना? सर थोड़ा ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला देख लो एक बार, ये और ऊपर नहीं सर। यहाँ तक, ठीक है। सर अभी HC वर्मा शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, HC वर्मा शुरू कर सकते हो आप, है ना? ओके सर। इनफैक्ट मेरे पास अभी HC वर्मा पार्ट 2 रखी नहीं है यार, है ना? रखी होती तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता एग्जैक्टली कौन कौन से कर सकते हो। तो मैं आपको एक काम करूँ, लिस्ट बना के भेज दूँ कौन कौन से कर सकते हो आप, यस सर। यस है ना? सर। मैं कर यस सर। यस तो सर। वो आप कर लो, है ना? उसके सर बाद BM भी कर ले शुरू। बाकी तो देखो, अगर आप HC वर्मा कर लेते हो तो उसके बाद BM शर्मा करो, कुछ भी करो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके सर। लेकिन HC वर्मा पहले कर लो, मतलब पर्सनली मेरी एडवाइस ये रहेगी, HC वर्मा पहले कर लो, है ना? ओके सर। चलो, है ना? तो ये नोट कर लिया सबने? यस। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना। आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में ना मॉड LDI/dt एज अ नंबर ले लो। मुझे कोई प्लस माइनस नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ आप मुझे इन दोनों का मल्टीपल बता दो। L कितना है? 5 × 10 to the power -3, सही है ना? मिली हेनरी। और करंट का रेट ऑफ चेंज कितना है? 10 to the power 3 एम्पियर पर सेकेंड। कितना हुआ है मल्टीप्लाई करके? 5 5 क्या? वोल्ट। वोल्ट। बिल्कुल सही है, एकदम सही, 5 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझना, लिखो इसको। दिस इंप्लाइज दैट द इंडक्टर may be replaced by
ए 5 वोल्ट बैटरी, यानी हम इस जिस भी प्रॉब्लम में ये इंडक्टर लगा होगा वहां पे इंडक्टर को हटा के इसकी जगह किससे रिप्लेस कर सकते हैं? बैटरी, एक 5 वोल्ट की बैटरी 5 से वोल्ट रिप्लेस कर बैटरी। सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा 5 वोल्ट की बैटरी से कर देंगे, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये है, वो 5 वोल्ट की बैटरी ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं? दोनों तरह से लग सकती है ना। तो ये या ये, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, सोचो सोचो सोचो। सर ऊपर। ऊपर सर ऊपर वाला। पक्का पक्का सर सोच लो, अभी भी टाइम है। यस सर ऊपर। सर ऊपर। एकदम क्लियर। यस सर। अच्छा चलो, सभी को सर समझ करंट में बढ़ रहा है तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जैक्टली करंट बढ़ रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करेगा ये वोल्टेज, ठीक है ना। ये सही बात है कि नहीं है? यस सर। ठीक है ना। बस इतनी सी बात आपको समझनी है कि जहां पे हमारे पास नंबर्स में खेलना हो ना, वहां बहुत इजी होता है कि आप इसको बैटरी से रिप्लेस करो। और बैटरी की पोलैरिटी कौन डिसाइड करेगा? बैटरी की पोलैरिटी करंट का चेंज डिसाइड करेगा। अभी यही करंट इसी रेट पे कम हो रहा होता तो हम बैटरी कैसे लगाते? नीचे वाली। नीचे वाला। नीचे वाली, है ना। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है ना। तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें क्लियर हो गई। एक तो कि जब किसी सर्किट में इंडक्टर लगा होता है तो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है करंट के चेंज को अपोज करना, अपने आप को क्या बना के? बैटरी जैसा बना के, है ना। मतलब टेक्निकली तो बैटरी नहीं बन गया, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर ड्यूरासेल लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा, सही है ना। लेकिन वो बैटरी जैसा बिहेव करना शुरू हो जाएगा। इट विल जनरेट अ पोलैरिटी इन इटसेल्फ। उसके एक एंड पे पॉजिटिव हो जाएगा और एक एंड पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी वो बैटरी के जैसा बिहेव करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ बैटरी के जैसा बिहेव करना, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी भी है, जिसको वो चाहे तो क्या कर सकता है? डिसिपेट कर सकता है। वो स्टोर्ड एनर्जी अभी आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, है ना। भाई बैटरी के लिए एनर्जी चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है? यस सर। ठीक है ना। वो स्टोर्ड एनर्जी कहाँ से आएगी वो भी अभी हम पढ़ लेंगे। तो ये इंडक्टर को बैटरी से रिप्लेस करना, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया सबको? यस यस सर। सर। यस सर। अगर हो गया है तो देखो, एक जेई में क्वेश्चन आया था काफी टाइम पहले, है ना। वो इस तरह का था, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक बैटरी लगी है, एक इंडक्टर लगा है, यहाँ लिखा है 10 हेनरी और लिखा हुआ है यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ लिखा है 1 ओम, यहाँ से करंट जा रहा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर है ना, ये नोट करते हैं ठीक से। और फिर लिखा हुआ है द करंट इज, अच्छा यहाँ 6 वोल्ट है, ये इज डिक्रीजिंग एट कितना? 10 to the power 3 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड, क्वेश्चन क्या है? फाइंड VA माइनस VB। चलो ये करना है सबको। अच्छा मुझे एक बात बता दो, आपने करंट में इस तरह के क्वेश्चन किए थे क्या कि एक ओपन सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है, बैटरी है, और Yes, यहाँ sir. से वहां तक का Yes, sir. पोटेंशियल किए हैं आपने, बताया ना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो ये VA माइनस VB बताना है। इसमें बस इंडक्टर को किससे रिप्लेस करेंगे? बैटरी से। उसकी पोलैरिटी अपने हिसाब से सोच लो, है ना। जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर इसको सॉल्व करो, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो शुरू हो जाओ। हो गया सर। सबका हो गया सॉल्व? आंसर कितना आ रहा है? -1004। क्या मत कर रहे हो? यस सर। सर आपने वो MH नहीं दिया, अरे H दे मैंने रखा है। मिली हेनरी नहीं लिखा यार, नहीं मैं दिया समझ, आपने। ओहो मेरे से गड़बड़ हो गई। हम मिली हेनरी लिख लो यार, है ना, बर्बाद हो जाएंगे नहीं तो, है ना। बिल्कुल, ये मिली हेनरी है, 10 वोल्ट की बैटरी बनानी है। अब कितना आ जाएगा आंसर? -14। -14, बिल्कुल सही है। अब किसी का आंसर -14 नहीं आ रहा हो तो मेरे से पूछ लो यार।
बता दो सर एक बार। बताऊं? और कोई बाकी सबका आ गया? बता दो एक बार। अच्छा बता दो सर। चलो, सर 2 आ रहा है आंसर। 2 आ रहा है? आना नहीं चाहिए यार, 2 नहीं आना चाहिए। देखो 2 आ रहा है ना, तो फिर चिंताएं हो जाएंगी तरह तरह की, है ना। चलो, तो हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ फिर हमने एक बैटरी बनाई उल्टा, यहाँ हमने एक बैटरी बनाई। ये बैटरी ऐसे बनेगी, बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ये यस सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, सही है। तो एक काम कर सकते हैं हम, इसको और ये कर सकते हैं। अभी दोनों बैटरी देखो सेम पोलैरिटी की हैं, तो हम इसको जोड़ के 16 वोल्ट की बैटरी लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये कितना था, 1 ओम था और 2 एम्पियर फ्लो कर रहा था इसमें, ऐसे कुछ था ना। अच्छा, यस सर। अगर मैं इसको 0 कहूँ तो ये -16 है, ये बात सबको क्लियर है? यहाँ Yes, 0 sir. वोल्ट कह दूँ तो यहाँ -16 है, यस सर। ये सबको क्लियर यस है? सर। ये -16 है तो ये उससे हायर होगा, ये बात पक्की। करंट ऐसे आ रहा है, यस सर। कितना हायर Yes, होगा? sir. IR है ना, IR कितना है, 2 है ना। तो -16 में 2 हाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस यस सर। अच्छा, हमने B को ही 0 क्यों लिया? क्योंकि हमें VA माइनस VB बताना है। अगर हमें VB माइनस VB बताना होता तो हम कहाँ से शुरू करते? A को 0 लेके शुरू करते, राइट? यस सर। अच्छा, इससे हमें क्या पता चला कि A का पोटेंशियल B के पोटेंशियल से क्या है? कम है। 14 कम है, 14 वोल्ट कम है, ये बात ठीक है ना? यस सर। क्लियर हो गया सबको एकदम, कोई दिक्कत नहीं? सर ये तो हमने एक इंस्टेंट पे निकाला है ना, जब करंट 2 एम्पियर था। हाँ बिल्कुल, और क्या, हाँ इसी वक्त, और क्या। ओके सर। हाँ, है ना भाई, अगर करंट चेंजिंग है तो ये तो वैल्यू हर वक्त चेंज होती रहेगी, है ना। बिल्कुल, ये तो इस इंस्टेंट पे है, बिल्कुल ओके सर। एकदम क्लियर बात। यस सर। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंडक्टर को सर सर्किट में इसी लगा, क्वेश्चन में अगर इंक्रीजिंग होता तो ऐसे कर लेते हैं यार। देखो इंक्रीजिंग होता तो हमारे पास ये वाली सर, लेकिन बैटरी, बैटरी अपोजिट हो जाती है उसके। हाँ तो देखो यार, ये 10 है वो 6 है, तो कौन जीता इनमें से, 10 और 6 में से? 10। 10। 4 वोल्ट की बैटरी। 4 वोल्ट लगा दूं ऐसे। अब अगर ये 0 है तो ये कितना हो गया? 4। +4 है ना, +4। ये +4 है तो ये कितना हो गया? 2। +6 बेटा, +6। प्लस से 6। 2 हायर है ना, अभी भी करंट तो ऐसे ही आ रहा है। यस सर। यस सर। तो अच्छे से सोच लो, देखो क्लियर है बात एकदम? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? सब बता दो। क्या बता दो, सुन नहीं पाया मैं ढंग से। सर लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप फिर से बता दो। अच्छा, लास्ट स्टेप में हमने किया 4 वोल्ट लगाने के बाद देखो इसको 0 लिया, B को हमने 0 ये वाला लिया, नहीं, मतलब कि तो ये +4 हो सर गया। ये यहाँ तक 16 तो वोल्ट क्लियर वाला, है ना? है 16 वोल्ट वाला। 16 वोल्ट वाला फिर से बता दो। अच्छा, तो हमने यहाँ 0 लिया, या 16 कैसे हुआ वो बताऊं? सर 16 हो गया, उसके बाद जो लास्ट स्टेप बचा था वो बता दो। ठीक है, 0 से -16 लिखा, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, ये बात पता है आपको? यस सर। ठीक है, तो अगर इस तरफ -16 है तो उधर हायर होना चाहिए। यस यस सर। सर। कितना हायर होना चाहिए? IR की वैल्यू 2 है, वोल्ट हो गया। तो -16 में 2 वोल्ट। कर दिया हमने, तो -14 आ गया। ओके सर। कर लेंगे? यस सर। ठीक है ना। यस सर। तो इसमें समझ लेना कि जब भी किसी सर्किट में इंडक्टर लगा होता है तो आप इंडक्टर की जगह बैटरी रिप्लेस कर सकते हो, जहां पे नंबर्स में लिखना हो। जहां पे सिंबल्स में लिखना हो LDI/dt, वहां पे आप वो किरचॉफ लॉ वाला रूल लगाओगे, जहां पे प्लस माइनस डिसाइड करना मैंने आपको बता दिया है ना, वो हम भी अभी यूज करेंगे। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, लिखो ऐसे, करंट ग्रोथ थ्रू एन इंडक्टर, है ना। इसको हम RL सर्किट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? RL सर्किट, करंट ग्रोथ थ्रू एन इंडक्टर या RL सर्किट, है ना। इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। एक इंडक्टर लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक बैटरी ले लेते हैं साथ में। बैटरी को V लिख देते हैं, रेजिस्टेंस को R लिख देते हैं, इंडक्टर को L लिख देते हैं, और किसी t = 0 पे स्विच को हमने क्लोज किया है, ऐसा कह देते हैं, ठीक है ना।
इसको ड्रॉ कर लो एज इट इज। हो गया सर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हम कोई भी जनरल कंडीशन लिख देते हैं, जिस वक्त यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो आए होगा, ठीक है ना। तो किरचॉफ लॉ लगाते हैं। देखो मैं अपने वाले कॉन्सेप्ट से लगाऊंगा, तो मैं ये लिखूंगा एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर माइनस वी इक्वल टू 0। अगर आप लोग लिखोगे तो क्या लिखोगे? नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर प्लस वी इक्वल टू 0, है ना। एक बार कंफर्म कर लो ये, देखो कि हम ऐसे घूमते हुए यहाँ से यहाँ आए हैं, तो जो मैंने लिखा तो है वो भी नोट्स में ठीक है। अपना वाला लिखा है आपका वाला? यार देखो अपने वाला ही लिखो यार, क्यों बार बार दो अलग अलग जानकारियाँ इकट्ठी करना चाह रहे हो, ठीक है ना। आप सर वैसे ये बात तो वही होगी ना, बात बस वही है। माइनस साइन मैं मल्टीप्लाई। आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल वही है। मैं आपको है ना एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करवाना चाह रहा हूँ कि हर बार आप सोचो अपनी तरह से फिर मेरे वाला उल्टा साइन लगाओ, ठीक है ना। अपनी तरह से सोचो, अपनी तरह से लिखो, बस ये देख लो आंसर सर वही आप आने वाला। हमारी तरह से ही लिखो। नहीं यार मैं नहीं करूँगा, देखो ये काम मैं आपसे भी तो चेंज होने को नहीं कह रहा हूँ ना, ठीक यस है ना। सर। तो बस आप अपने मेथड में खुश रहो, मैं अपने मेथड में खुश हूँ। आंसर ये आ जाना चाहिए, देखो क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर माइनस वी इक्वल टू 0। तो अब इसमें हमने क्या किया, हमने लिखा देखो डी आई बाई डी टी टाइम्स एल इक्वल टू वी माइनस आई आर, ऐसा लिख सकते हैं उधर ले जाके। अब मैं लिख देता हूँ डी आई अपॉन वी माइनस आई आर इक्वल टू डी टी अपॉन एल। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन लगा देते हैं। जिस वक्त t 0 था करंट भी 0 था, ये तो पक्का है, ठीक है। जब t कुछ भी t हो जाएगा तो करंट कुछ भी I हो जाएगा। यहां तक देख लो अच्छे से, कोई परेशानी? इंटीग्रेट कर सकते हो इसको? यस सर। यस सर। कर दो, जरा इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करके बताओ। सर v बाय आर 1 माइनस e की पावर t बाय l। सर log e की जगह ln लिख सकते हैं? एल एन लिख सकते हो बेटा, बिल्कुल लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ तक कोई परेशानी देख लो एक बार। मैंने इसी स्टेप में लिमिट भी लगा दी है, अगर चाहो तो आप अलग से लिमिट वाली स्टेप को लिख सकते हो, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, एक काम कर लेते हैं। देखो ये इक्वेशन भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, तो अभी इसको ऐसे लिखते हैं log टू द बेस e v माइनस आई आर अपॉन v इक्वल टू t अपॉन l बाय r विद अ नेगेटिव साइन। मैंने जानबूझ के l बाय r को एज अ सिंगल टर्म लिया और t के नीचे लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है वो अभी आप समझ जाओगे ना। तो अब आप इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख देते हैं log टू द बेस e 1 माइनस I अपॉन v बाय r इक्वल टू माइनस ऑफ t अपॉन l बाय r। यहाँ तक देख लो, कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे बस v से डिवाइड कर दिया। अब ये जो v बाय r है इसको आज से हम कहेंगे I नॉट, है ना। इसको नाम देंगे सैचुरेशन करंट का, सैचुरेशन करंट। और ये जो L बाय R है इसको हम नाम देंगे टाउ, सिंबल देंगे टाउ, और इसको कहेंगे टाइम कांस्टेंट। ये किसी की याद दिला रहा है आपको टाइम कांस्टेंट? RC सर्किट्स। आरसी सर्किट Yes, sir. की याद दिला रहा है, बिल्कुल सही है। तो आरसी सर्किट अगर याद है आपको तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इसको समझना। यहाँ तक नोट कर लो पहले ना, कुछ रह गया हो तो मैं इसको स्क्रॉल करूँ ऊपर वापस, है ना। हो गया सर।
सबने नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अब देखो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई है ना, ये बन गई log to the base e 1 minus I by I naught equal to minus of t by tau। अब इसमें log भी हटा देंगे तो ये बन जाएगा 1 minus I by I naught equal to e का पावर minus of t by tau। फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं I equal to I naught 1 minus e to the power minus of t by tau। बहुत काम की इक्वेशन है, इसको लिख देते हैं ऐसे। अच्छा, इक्वेशन ये वाली भी बहुत काम की है, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है। तो अभी तो फिलहाल इस पे आ जाओ। तो आप ये देखना कि अगर किसी सर्किट में इंडक्टर लगा हो तो उसके होने की वजह से करंट इस तरह से ग्रो करेगा। हाँ बोलो। ऊपर कर दो। ऊपर करो, अच्छा ये कर दिया ऊपर ना। तो अगर किसी सर्किट में इंडक्टर लगा हो तो उसके लगे होने की वजह से करंट ग्रोथ इस मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगी, है ना। ये कैसी दिखेगी इसको हम ग्राफ में बना लेंगे तो और बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि आपने चार्ज ग्रोथ होना कैपेसिटर का ग्राफ बहुत अच्छे से ड्रॉ किया था। यस सर। उसमें जो जो फंडे होते हैं सारे वो क्लियर हैं आपको? यस सर। अभी चेक कर लेते हैं उसको, ठीक है ना। तो बस वही यहाँ पे वापस आ जाएंगे, उसमें सेम जैसा वहां होता था वैसा यहाँ हो जाएगा। लिख लिया सबने? लिख लिया। तो टाउ को हम सेम तरीके से डिफाइन करते हैं। टाउ को उसी 63%। 63%। अरे वाह क्या बात है ना, 63% की तरह डिफाइन करते हैं, बिल्कुल अभी आ जाते हैं ना टाउ। चलो तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा हो गया करंट वर्सेस टाइम। ये जो ग्राफ होता है ये ऐसे जाता है, ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे जाता है। इसको यहाँ पे सैचुरेशन वैल्यू पे ले आते हैं, ठीक है ना, और कुछ बातें समझ लेते हैं। क्या आपको पता है कि अगर 0 से टाउ की बात करें तो करंट बढ़ के कितना हो जाता है? 63% ऑफ आई। 63% of I naught। 0.63 ऑफ टाउ, सॉरी आई नॉट, इतना हो जाता है। क्या आपको ये पता है कितने टाइम में आधा हो जाएगा करंट? 0.5 आई नॉट। याद है ये तो उसमें भी होता था आरसी में। सर क्या लिखा है 0 से 63 आई नॉट? नहीं यार 0.63 है, 0 से 63 कैसे होगा बेटा? 0.63 एक बार अच्छे से नोट करना इसको। 0.63 फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0.63 आई नॉट। ये सबको फंडे क्लियर है, एक ही को पता है ये बातें हैं? बाकी लोग बताओ यार, आरसी सर्किट की नॉलेज कंप्लीट है सब लोगों को? यस सर। यस सर। पक्का ना? चलो हाँ, तो मुझे किसी ने बताया नहीं अभी तक कि आधा करंट कितने टाइम में हो जाता है। अगर मैं यहाँ 0.5 लिखता हूँ, 0.5 आई नॉट, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, कितना टाइम लिखूंगा? 0.3 टाउ। नहीं बेटा, ये होता है टाउ ln2। टाउ ln2 की वैल्यू क्या होती है? 0.693। 0.693 है ना, तो 0.693 टाउ में ऐसा कैसे होता है अभी हम रिवाइज कर लेंगे इसमें, ताकि हमारे आरसी सर्किट के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। अच्छा, फिर कितने टाइम में जाके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है चार्जिंग, ये पता था आरसी सर्किट में आपको? 5 टाउ। 5 टाउ, वेरी गुड, है ना। 5 टाउ का मार्क आप यहाँ लगा दोगे, 5 टाउ ये लिख दिया, 5 टाउ में। फिर मैं 5 टाउ यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ना, यहाँ पे हमने कहीं पे मार्क लगाया, यहाँ कहीं आएगा 5 टाउ, और 5 टाउ पे वैल्यू कितनी आती है? 0.997 997 है ना, 0.003 बचता है बस, ये देखो है ना। तो इस ग्राफ को बना लो ना, मैं आपको समरी में लिखवा देता हूँ सारी चीजें जो है कि 0 से टाउ ln2 में
करंट जो है करंट 0 से I0/2 हो जाता है। 0 से टाउ में करंट कितना हो जाएगा? 0 से 0.63 I0 हो जाएगा। अच्छा, अब ये टाउ ln2 और टाउ का सिग्निफिकेंस बहुत अच्छे से समझ लेना यार एक बार, है ना। अगर कोई आपसे कहे 1/4 सॉरी जैसे हाफ हमारे पास हो गया, 3/4 कितने टाइम में हो जाएगा, यानी रिमेनिंग हाफ का हाफ कितनी देर में आ जाएगा? बोलो। सर मतलब दोबारा बताना एक बार। क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। देखो ऐसा है, अगर मैं आपसे कहूँ 0 से 3/4 I0 कितने टाइम में हो जाएगा, तो क्या आंसर दोगे? ये कैसे करेंगे? इसका एक शॉर्टकट है, वो समझ लो। देखो ऐसा है, आपने तो ये समझो कि जो टाउ ln2 है, इसमें वॉट एवर इज लेफ्ट का 50% आ जाता है। ये बात समझ लो, जो भी बचा है का कितना आ जाता है, तो बोलो। 50%। 50%। 50%। तो मुझे बताओ, हाँ तो मुझे बताओ कि 0 से टाउ ln2 में जो भाई 0 पे कितना बचा था, पूरा का पूरा I0, तो टाउ ln2 में कितना आ गया? I0/2। अब बच कितना गया? I0/2 तो टाउ ln2 से लेके 2 टाउ ln2 में I0/4 और आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस यस सर। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये आपका इस वक्त का क्यूमुलेटिव करंट हो गया, इतनी वैल्यू हो गई। तो ये हमारे पास कितना हो गया? I0/2 प्लस I0/4, 3 I0/4। सही बात है ना। अब बचा कितना? I0/4। तो मुझे बताओ 2 टाउ ln2 से लेके 3 टाउ ln2 में कितना आ जाएगा? I0/8। सर I0/8। उसको इसमें जोड़ दो, अब आपका इस वक्त का करंट आ गया। ये काम कर लोगे नहीं कर लोगे? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ, सर एक बार जो आपने ट्रिक बताई एक बार दोबारा बता दो। पहले तो यार देखो, टाउ ln2 आपने आज से पहले डिस्कस किया है कभी? यस सर। नहीं तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो हमारी इक्वेशन क्या थी? हमारी इक्वेशन थी log to the base e I minus I0 अपॉन I0 इक्वल टू माइनस ऑफ t बाई टाउ, ये थी ना। यस सर। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, I को I0/2 रख देता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन होगी क्या बन जाएगी? log ऑफ सॉरी I0 माइनस I लिखना था मुझे यहाँ पे, I0 minus I है, ये बन जाएगी log ऑफ हाफ इक्वल टू माइनस ऑफ t बाई टाउ, ठीक है ना। जब मैं log ऑफ हाफ को माइनस ln2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। तो माइनस ln2 इक्वल टू माइनस t बाई टाउ आ गया। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? t की वैल्यू आ गई टाउ ln2। इसका मतलब ये हुआ कि टाउ ln2 वो टाइम है जिसमें व्हाटएवर करंट इज रिमेनिंग में से सर्किट को कितना मिल जाता है? हाफ मिल जाता है। सही बात है ना। सर मतलब कि 3/4 के लिए 2 टाउ ln2 लगेगा। हाँ, तो अब मेरी बात समझो कि अब जितना भी बचा है, आप तो ये सोचते हो ना, जितना भी बचा है का और हाफ अपने को मिलने में इतना ही टाइम और लग जाएगा। बस हर बार क्या होगा, जो हाफ अमाउंट है वो कम होता जाएगा, लेकिन वो आएगा रिमेनिंग का हाफ ही। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? है ना, जैसे जीपी पढ़ते थे ना, वही आपके पास मान लो यस सर। पहली बार में आपको इतना मिला, फिर दूसरी बार में इतना मिला, वो मिलने वाला अमाउंट कम होता जा रहा है, लेकिन वो हमेशा प्रीवियस अमाउंट का कितना है? हाफ है। यस सर। क्लियर बात? ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। अच्छा, इसी तरीके से टाउ का कॉन्सेप्ट समझ लो। टाउ का जो कॉन्सेप्ट है वो है 63% का। टाउ का मतलब 63%। तो एक टाउ में जो मिलना होता है उसका कितना मिल जाता है? 63%। 63%। तो 0 से टाउ में करंट हो गया 63%। अब टाउ से 2 टाउ में रिमेनिंग कितना है मुझे बताओ?
37 37 37 37 का 37 का 63%। 63% जो होगा तो 0.7 ऑफ 63% ये हमें और मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 2 टाउ से 3 टाउ में हमारे पास कितना है, 37 का 37 अभी बचा हुआ है, तो यस सर 37 के 37 का हमें कितना मिल जाएगा, 63 63%। ये सीरीज चला सकते हैं आगे, यस सर ठीक है। तो बस दो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए, एक टाउ का कॉन्सेप्ट और एक टाउ ln2 का कॉन्सेप्ट, याद रख लोगे इसको। टाउ से 2 टाउ में वो Yes, sir. 0.37 है या फिर 37 है? हाँ बेटा क्या कह रहे हो, टाउ से 2 टाउ में 0.37 है ये, और देखो परसेंटेज में तो हमने 63 यहाँ पे लिख दिया है, तो Yes, sir. 0.37 जो है उसका 37% है ना, तो 0.37 लिखोगे ना उसको आप, Yes, sir. तो ये 18% नीचे के आसपास में वैल्यू है 0.37 है या फिर 37 है? बेटा, ये भी 0.37 है, ये भी 0.37 है, ये 63% है ना, ओके सर। पक्की बात। सर ऊपर करना। ऊपर करूँ, ये लो, हाँ सर, नहीं सर और ऊपर। और ऊपर, अच्छा हाँ और सर बस ये बस यहीं तक। सर इनकी पीडीएफ भेज देना एक बार। हाँ पीडीएफ में थोड़ा सा और ऊपर कर दो। सर पिछली क्लास की बस रिकॉर्डिंग। पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग हुई कहाँ थी, पिछली क्लास में तो रिकॉर्डिंग चल ही नहीं रही थी। अच्छा, एब्सेंट थे। हाँ आप एब्सेंट थे, वो है ना, मैंने पीडीएफ शायद भेजा था, है ना, लेकिन मतलब वो रिकॉर्डिंग थी नहीं यार, वो तो उसका कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब सर आप अनलेस हम पीडीएफ कौन से टाइम ग्रुप पे भेजते हो? पीडीएफ भेजते हैं डाउट सॉल्यूशन वाला ग्रुप जो है। किसी और पे भी भेजनी है क्या उसको? सर एफडी वाले में भी भेज दिया करो। अच्छा, एफडी, उसमें एफडी के नाम से 3-4 ग्रुप हैं यार। एक है ना, कोई मुझे मैसेज लिख देना कि इस पे पीडीएफ कृपया भेजें, है ना, तो मैं उस वाले पे भेज दूंगा, कर दोगे ऐसा? यस सर। ठीक है ना, तो मैं उस पर भेज दूंगा। सर क्वेश्चन की लिस्ट भी भेज देना। हाँ HC वर्मा के क्वेश्चन की लिस्ट है ना, ये भी मुझे मैसेज डाल देना, लेकिन कब डालोगे, 10 बजे डालना है ना, अभी करोगे तो कोई फायदा नहीं है ना, ओके सर। है ना। जब मैं क्लास से फ्री हो जाऊंगा तो मुझे 10 बजे याद दिला देना, मैं आपको वो लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है भाई। अभी इसमें बहुत डिस्कस करना है हमें, ये ग्राफ जो है, अभी हमने ये ग्रोथ का ग्राफ है, इसको डिस्कस करना है 2-4 पॉइंट इसमें, फिर इसके बाद डीके का ग्राफ आएगा इसमें कि करंट डीके कैसे करता है। देखो यहाँ हमने बैटरी लगाई है तो करंट ग्रो करेगा, अगर हम इंडक्टर को चार्ज करके रेजिस्टेंस के साथ लगा दें जैसे कैपेसिटर में करते थे, तो फिर करंट क्या करेगा, डीके करेगा। तो वो डीके कैसे होता है वो पढ़ेंगे, उससे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, है ना। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा नीचे करना थोड़ा। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, बता देना यार कहाँ तक है ना। सर और नीचे करो और बस। ठीक, सर हाँ जी। सर शुरुआत की एक बात समझ में नहीं आई थी सर, वो उसके बाद थोड़ी कंफ्यूजन होने लग गई थी, बाकी तो कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, शुरुआत में चलें एकदम, ये आ गए देखो सर शुरुआत में। वो मतलब कि ये बात थी कि मतलब कि हम्म, ये है शुरुआत की बात, हाँ बताओ। सॉरी आवाज़ नहीं आई मुझे, फिर से बोलना होगा, सर वो जो फिर बंद हो गई आवाज़। लूप में अच्छा, जो बच्चे क्लास से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, क्लास तो हो ही गई है ना, मैं तब तक इनका डाउट बता देता हूँ। हाँ यार बोलने की कोशिश करो, फिर से वो आपकी आवाज़ आके कट जाती है उसमें। लूप में जब भी हम इक्वेशन मुझे लूप सुनाई दिया, लूप में जब भी हमें कुछ ऐसा सुनाई दिया। टाइप कर दे भाई। अच्छा चैट में लिख रहे हो, ये है कहाँ सर गया? भाई टाइप कर दे। सर वाई डज इंडक्शन अकर एट ऑल, हाँ इंडक्शन क्यों होता है यार, ये सवाल कायदे से हमें लेंज लॉ के टाइम पूछना चाहिए था, अब पूछा, चलो कोई बात नहीं है ना। चलो जी एक बात समझ लेते हैं ना, इंडक्शन होता ही क्यों,
इसलिए होता है, देखो दुनिया में एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है ना। फिर से कुछ क्वेश्चन आया, सर ये क्या, ये मतलब अच्छा। गर्व गुलाटी कह रहे हैं सर ये, और सनी ने पूछा है व्हाई डज इंडक्शन अकर एट ऑल। चलो मैं तो ये बता रहा हूँ कि इंडक्शन क्यों होता है ना। चलो देखो ऐसा होता है ना कि मान लो हमारे पास एक लूप है, ऐसे ये लूप है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, राइट। अब इस करंट की अपनी एक एनर्जी है, ऐसे समझो आप। अगर करंट चेंज होता है तो वो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो एनर्जी का बैलेंस बनाए रखने के लिए अगर एक टाइप की एनर्जी बढ़ रही है, आप ये समझो कि, एक मिनट सर लूप का एक्सप्रेशन में हम माइनस एल डी डी टी क्यों लिखेंगे। मैंने तो कहा ही नहीं माइनस एल डी टी लिखेंगे, मैंने तो प्लस एल डी टी कहा था। मैंने तो, चलो वो एक बात पहले मैं समझा देता हूँ ना। तो हाँ, इंडक्शन के पीछे का रीजन जो है वो ये समझना कि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए है। जब एक टाइप की एनर्जी बढ़ती है, कौन से टाइप की, जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। तो कौन सी एनर्जी कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। अच्छा, फिर इसका वाइस वर्सा कर लो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम होती है तो उसके बिहाफ पे कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। सर डज मैग्नेटिक फील्ड स्टोर एनर्जी लाइक इन कैपेसिटर, हाँ बिल्कुल है ना। तो लाइक इन कैपेसिटर नहीं है, ये बात समझ लेना। इसको हम कह सकते हैं ऑन द सेम लाइंस एज कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है, कैपेसिटर की एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सर तो चार्ज। अगर मैग्नेटिक फील्ड की निकालनी हो एनर्जी इंडक्ट डेंसिटी तो बेटा कैसे एक मिनट सुनो निकालेंगे? तो, अभी आएगा, सब आएगा, सब आगे चल के पढ़ना है हमें, सब आ रहा है। इंडक्टर में जो एनर्जी होती है, ये हमारी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग चार्जेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग चार्जेस, है ना। तो इस पे रुके हुए चार्ज की एनर्जी है, इस पे चलते हुए चार्ज की एनर्जी है। इसकी एनर्जी करंट से रिलेटेड है, इसकी एनर्जी चार्ज से रिलेटेड है। ये फर्क है इन दोनों में, एनर्जी दोनों स्टोर करते हैं ना। एनीवे फिर एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैं, दोबारा आया था यहाँ पे। सर डज मैग्नेटिक, नहीं लूप के एक्सप्रेशन में हम माइनस एल डी टी क्यों लिखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ भैया मैंने तो लिखा ही नहीं, मैंने तो एल डी टी लिखा था कि अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, रास्ते में क्या मिल जाए, इंडक्टर, तो आप क्या लिखते हुए आगे बढ़ जाओगे, एल डी क्यों, क्योंकि मेरे कन्वेंशन के हिसाब से सारी चीज़ें जो है पोटेंशियल ड्रॉप लिखी जाती हैं। तो जब मैं ऐसे जाता हूँ लूप में, तो मैं तो प्लस ही लिख के आगे बढ़ता हूँ। ये समझना है इस बात को, ठीक है ना। जब मुझे रास्ते में कैपेसिटर मिलता है ऐसे लगा हुआ, ऐसे, तो मैं प्लस क्यू वाई सी लिख के आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, लेकिन आपने तो सारी चीज़ें उल्टी पढ़ी है ना, कुछ तो बोलो हाँ ना। तो यस आपके सर। अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, तभी सब कुछ ठीक रहेगा कि नहीं। यस सर। सही है ना। तो ये एक तो लंबी कहानी हो जाएगा, अब हम हर चीज़ जो है मेरे हिसाब से लिखने लगे, वो तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों करवाऊँ आपसे, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगर जो कन्वेंशन पहले फॉलो कर रहे थे वही फॉलो करते रहो। जब भी आपको करंट के डायरेक्शन में इंडक्टर मिले, यानी ये करंट का डायरेक्शन है, इसमें लगा हुआ इंडक्टर मिल जाए, तो आप क्या लिखते हुए आगे बढ़ जाओगे, माइनस एल डी टी लिखते हुए आगे बढ़ जाओगे। ये है, ठीक है ना। मेरी तरफ से इतना सही ज्ञान है बस, ये क्लियर है। सर इंडक्टर के आगे आपने क्या लिखा है, काइनेटिक? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज, पक्की बात। फिर रुशील ने कुछ पूछा है, कहाँ गई, चैट गायब हो जाती है तो। सर आपके पीछे राइफल क्यों रखी है, क्योंकि वो राइफल है। कौन पूछ रहा है ये। अब यार अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हो। क्योंकि वो राइफल है तो पीछे रखी है, क्यों रखी है, क्या कोई आ जाए तो गोली मार दो उसको। हाँ भाई, दंगे हो सकते हैं कभी भी। नहीं दंगों के लिए नहीं है यार, ये दंगों के लिए है भी नहीं है, ये ऐसी है मतलब शौक के लिए। सर वो डाउट सॉल्यूशन वाले ग्रुप पर पीडीएफ भेज देना कल वाली क्लास की ना। अब डाउट सॉल्यूशन वाले ग्रुप पे क्या भेजूं, पिछली क्लास की पीडीएफ, पीडीएफ। हाँ हाँ जी सर। तो भेजी तो थी यार मैंने, क्या बात कर रहे हो। सर मैंने तो अभी चेक करी, मेरे को अभी नहीं मिल रही। यार एक तो वो ग्रुप में इतने मैसेज आते हैं, खो जाती है। चलो मैं वापस डालता हूँ, है ना। और आज हाँ वाली सर भी, एक बार। आज और वाली कल वाली ना, दोनों एक साथ डाल देता हूँ मैं, ठीक है।
ओके सर। थैंक यू और सर। 10 बजे तक ये है ना, इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो किसी का छूट गया हो कुछ तो उस पर देख लेना, है ना। सर आज का तो किसी का नहीं छूटा, वो 33 बच्चे आए थे। तो न डालो फिर आज की रिकॉर्डिंग, पक्का। सर नो डाल सर। दीजिए। अच्छा, थैंक यू सर। क्या Thank कोई you, और sir. डिमांड आई, कोई किसी ने कुछ डिमांड करी अभी? अच्छा ठीक है, तो मैं ना ये अभी ये प्रोसेस हो जाएगा वीडियो, है ना, मेरी बाकी क्लास खत्म हो जाएंगी, तब तक मैं 10 बजे तक आपका ये वीडियो डाल दूंगा उस पर ना। ओके सर। ओके चलो सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय।